हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में पढ़ा। हमने ऑलरेडी 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं ऐसी बात की। वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकेंड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, थर्ड इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड फोर्थ वन इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। जिसमें से हमने ऑलरेडी जो है फर्स्ट 2 मतलब कि ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में डिस्कशन किया। ओके, उसमें हमने बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सबसे वीक फोर्स है। चारों जो फोर्सेस है उसमें सबसे वो कैसा है, वीक है। और अगर हम कंपेयर करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अगर हम बात करें तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ऐसा हमने बताया। ओके, अब हम बाकी दो जो फोर्सेस हैं मतलब कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स दोनों के बारे में आज डिस्कशन करने वाले हैं। और हमारी टेक्स्ट बुक में लास्ट में जो है कुछ कंजर्वेशन ऑफ लॉज जो के बारे में कुछ बताया है वो भी हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब हम पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। कभी कभी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को हम सिर्फ स्ट्रॉन्ग फोर्स भी बोलते हैं। देखिए, जैसा मतलब उसका नाम है वैसा ही उसका काम है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो कहाँ पर लगती है, पहले एक चीज़ याद कीजिए आप कि कोई भी न्यूक्लियस है उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस किस चीज़ से बनता है, तो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, है ना। ये जो है ये फंडामेंटल पार्टिकल्स है, ये हम जानते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल्स जो है एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और उससे क्या बनता है, न्यूक्लियस। उसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, उसकी हेल्प से क्या बन जाता है आपके पास एटम्स, है ना। तो एटम्स बनते हैं, फिर एटम्स एक दूसरे के साथ जो हैं मॉलिक्यूल्स बनते हैं, फिर एटम्स बनते हैं। तो ऐसे जो है वो आप जो है ऐसे मैटर जो है वो ऐसे ही कंटिन्यूसली आप जोड़ते जोड़ते बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बात करूँ कि जो कोई भी न्यूक्लियस है वो किस चीज़ से बनता है, तो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन मैंने जैसे बताया वो है फंडामेंटल पार्टिकल्स। और हमने लास्ट लेक्चर में जैसे डिस्कशन किया था कि प्रोटॉन का चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव, दे आर पॉजिटिवली चार्ज, एंड न्यूट्रॉन्स जो है होते हैं वो होते हैं न्यूट्रल, है ना, उसके पास कोई भी चार्ज नहीं होता। और एक चीज़ हमने बताई कि जब ये जो चार्जेस होते हैं, चार्जेस के बीच में फोर्स लगती है ना, जब वो रेस्ट पर होते हैं तब उनके बीच में जो फोर्स लगती है दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स। उसके लिए हमने कूलम्ब्स लॉ की भी बात की थी। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस होगा उसमें बहुत सारे प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हो सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि इसमें अगर प्रोटॉन्स हैं तो अगर ये एक प्रोटॉन है तो हमें पता है ये प्रोटॉन जितने भी यहाँ पर न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होंगे हर एक पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा, क्योंकि वो लार्ज डिस्टेंस पर ये फोर्स लग सकती है। मतलब कि एक प्रोटॉन और कितने भी कहीं पर भी कितने भी प्रोटॉन्स होंगे तो उन पर कैसा फोर्स लगाएगा, वो इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा। और हमें ये भी पता है कि लाइक चार्जेस होते हैं तो उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगती है। तो यहाँ पर जो प्रोटॉन्स होंगे तो एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, और न्यूट्रॉन्स के पास तो कोई चार्ज भी नहीं है। तो अगर इनके बीच में न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स के बीच में ऐसी जो अगर रिपल्सिव फोर्स लग रही है तो उसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो न्यूक्लियाई होगा वो अनस्टेबल बन जाएगा। लेकिन हमें पता है कि दुनिया में जितने भी न्यूक्लियाई हैं वो अनस्टेबल नहीं है। अगर ऐसा होता तो कोई भी चीज़ मतलब मैटर जो होती वो बन ही नहीं सकती, फॉर्म ही नहीं हो सकती, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई ऐसी फोर्स होनी चाहिए वो क्या कर रही है कि जो यहाँ पर न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स है उनको पकड़ के रख रही है। मतलब प्रोटॉन के बीच में वो रिपल्सिव फोर्स लग रही है, उसको भी ओवरकम करके वो क्या कर रही है, ये जो प्रोटॉन्स हैं उनको एक दूसरे के साथ जोड़ के रखती है। ऐसे ही न्यूट्रॉन के पास तो चार्ज भी नहीं है, फिर भी न्यूट्रॉन्स अंदर जो है न्यूक्लियस के अंदर बंधे हुए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई फोर्स ऐसी होनी चाहिए, वो कैसी होनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। क्यों स्ट्रॉन्ग होगी? क्योंकि प्रोटॉन्स के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स लग रही है वो न्यूक्लियस को अनस्टेबल बना देगी। लेकिन
ये फोर्स क्या कर रही है, उसको भी ओवरकम करके, उसका भी सामना करके हमारे जो प्रोटॉन्स है उनको पकड़ के रखती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फोर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और उसको ही हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो ये चीज़ आपको, और ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखनी है कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियस में एक दूसरे के साथ पकड़ के रखने वाली फोर्स कौन सी है, तो दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स उनको पकड़ के रखेगी। ओके, तो यहाँ पर ये जो फोर्स है वो हमने बताया कि इनके बीच में लग सकती है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, मतलब कि ये चार्ज पर डिपेंड नहीं करती। जैसे हमने बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होगी वो किसकी वजह से है, बिकॉज ऑफ देयर चार्जेस, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स किसकी वजह से लगती है, बिकॉज ऑफ मास। तो ऐसे ही ये जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स चार्ज पर डिपेंड नहीं करती, मीन्स दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्जेस। तो इसलिए हम बोल सकते हैं ये फोर्स दो प्रोटॉन्स के बीच में भी लग सकती है, दो न्यूट्रॉन्स के बीच में भी लग सकती है और प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बीच में भी लग सकती है। ओके, और ये जो फोर्स है वो बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस में लगती है। शॉर्ट डिस्टेंस मतलब कि सिर्फ न्यूक्लियस में लगेगी, इसकी रेंज बहुत ही कम है। हम बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 10⁻15 मीटर, मतलब कि न्यूक्लियस का जितना जो हम बोलते हैं उसकी जो रेंज है उतने में ही ये फोर्स लगती है। ओके, तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और हमने बताया कि इस फोर्स की वजह से ही प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एक दूसरे के साथ ऐसे हम पकड़ के उनको रख सकते हैं। और हम बोल सकते हैं जो चारों फंडामेंटल फोर्सेस हैं उनमें ये सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है, सबसे स्ट्रॉन्ग है। हम अगर कंपैरिजन करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से तो इसकी स्ट्रेंथ 100 टाइम्स ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये प्रोटॉन्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही थी और रिपल्सिव फोर्स थी उसको भी ओवरकम करके ये फोर्स लगती है और उनको एक दूसरे के साथ पकड़ के रख रही है। तो ये जो फोर्स है सबसे कैसी है, स्ट्रॉन्ग है। तो इसका मतलब ये हुआ, कंपेयर अगर हम करते हैं तो सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सी है, दैट इज स्ट्रॉन्ग फोर्स, या बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। हमने जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बताया वो कहाँ पर लगती है, न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस किस चीज़ से बना है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज एंड न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल, है ना। फिर भी अगर प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज हैं तो प्रोटॉन के बीच में कौन सी फोर्स लगती है, दैट इज रिपल्सिव फोर्स, दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना। तो वो रिपल्सिव फोर्स की वजह से न्यूक्लियस कैसा बन जाना चाहिए, अनस्टेबल। फिर भी वो स्टेबल है, दैट मीन्स कोई फोर्स उनको पकड़ के रख रही है। किसको पकड़ के रख रही है, ये प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को। और ये जो फोर्स है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए क्योंकि वो रिपल्सिव फोर्स को भी ओवरकम करके आई है, इसलिए ये सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है। और इसकी रेंज कितनी है, सिर्फ 10⁻15 मीटर, मतलब बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस पर ये फोर्स लगती है। ओके, एक और चीज़ भी मुझे यहाँ पर आपको बतानी है कि हमने यहाँ पर बताया कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, है ना। तो ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, है ना। फिर उसकी वजह से ये न्यूक्लियस फॉर्म हुआ। फिर हमने बताया इसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स नहीं लग सकती। क्यों नहीं लग सकती, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर है, न्यूक्लियस के बाहर है। और ये जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है उसकी रेंज कितनी है, सिर्फ जितना हमारा जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है इतनी ही इसकी जो है वो रेंज है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स पर ये फोर्स नहीं लगती। ओके, तो हमने ये भी चीज़ डिस्कस की कि यहाँ पर जो है एटम्स बने, फिर मॉलिक्यूल्स, फिर ये चीज़ बनती है। ओके, तो हमने यहाँ बताया कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर फंडामेंटल पार्टिकल्स, लेकिन अब हमें पता चला है कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स जो हैं वो भी क्वार्क्स से बने हैं। किस चीज़ से बने हैं, ये जो पार्टिकल है उनको क्या बोलते हैं, क्वार्क्स, है ना। तो ये जो क्वार्क्स के बीच में जो फोर्स होती है तो उसको हमें फंडामेंटल फोर्स बोलना चाहिए, ऐसा जो है साइंटिस्ट अभी हमको बताते हैं। मतलब प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो है वो क्वार्क्स से बने हैं। आप 12th में जब पढ़ोगे तब आप पढ़ोगे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क्स होते हैं। मतलब
यहाँ पर 2 अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क से बनते हैं, तो और 2 डाउन क्वार्क और अप क्वार्क से ये बनते हैं। मतलब प्रोटॉन जो होता है 2 अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क से बनता है, और न्यूट्रॉन जो होता है वो 1 अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क से बनता है। ये चीज़ अभी आपको नहीं पढ़नी है, लेकिन वो 12th में आएगी। तो यहाँ पर यही चीज़ सोचनी है आपको पहले कि ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के बीच में जो लग रही थी, मतलब 2 प्रोटॉन के बीच में भी लग सकती है, 2 न्यूट्रॉन के बीच में, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी ये फोर्स लग सकती है। तो ये जो फोर्स है हमने बताई ये फंडामेंटल पार्टिकल्स के बीच में लग रही थी, लेकिन इन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन किससे बने हैं, दैट इज क्वार्क्स। ओके, अब सेकेंड, उसके बाद अगर हम बात करें वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में, देखिए शायद आपको पता होगा कुछ न्यूक्लियाई कैसे होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। और रेडियो एक्टिव क्यों है, क्योंकि वो अनस्टेबल है। अनस्टेबल होने की वजह भी यही है कि उसका जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्या चीज़ होती है कि वो जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो होता है उसमें कुछ इम्बैलेंस होता है। उसकी वजह से उसको क्या करना है, उस चीज़ को बैलेंस में रखना है, जिसकी वजह से वो क्या कर पाए, स्टेबल बन पाए। तो ऐसे जो न्यूक्लियाई होते हैं उनको हम रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई बोलते हैं। और उसमें से रेडिएशन होता है, मतलब कि उसमें से एमिशन होता है, अल्फा बीटा एंड गैमा रेज, है ना, उसमें से निकलते हैं। ये वर्ड आपने सुने होंगे, अल्फा रेज, बीटा एंड गामा रेज। तो ऐसे जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है उसमें से ऐसा एमिशन होता है। तो यहाँ पर पर्टिकुलर अगर हम बात करें तो जो बीटा रेडिएशन होता है उसकी जो वजह है दैट इज़ वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो उसके पीछे, बीटा एमिशन के पीछे कौन सा फोर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज़ वीक न्यूक्लियर फोर्स। ओके, अब आपको एक और चीज़ बता देती हूँ, ये चीज़ भी सिर्फ आपको समझने के लिए है, ये भी 12th में ही आएगा। पढ़ने में आपको 12th में ये सारी चीज़ें पढ़नी है, पूरा एक चैप्टर है न्यूक्लियस के ऊपर। तो यहाँ पर मैं इतनी चीज़ बता दूँ आपको कि जब हम बीटा की बात करते हैं तो बीटा जो होते हैं वो और कुछ नहीं बट दे आर इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को भी बीटा बोलते हैं और पॉजिट्रॉन्स को भी बीटा बोलते हैं। अगर मैं आपको शॉर्ट में समझा दूँ तो पॉजिट्रॉन क्या है, वो इलेक्ट्रॉन जैसे ही पार्टिकल हैं, सिर्फ फ़र्क इतना है, पॉजिट्रॉन और प्रोटॉन 2 अलग चीज़ है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मास अलग है, लेकिन पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो दोनों का मास सेम होता है। सिर्फ फ़र्क इतना होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका चार्ज नेगेटिव है और पॉजिट्रॉन जो होता है उसका चार्ज पॉजिटिव है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो न्यूक्लियाई होता है वो बीटा प्लस एंड बीटा माइनस दोनों का ही एमिशन करता है। बीटा प्लस दैट इज पॉजिट्रॉन एंड बीटा माइनस दैट इज इलेक्ट्रॉन। अब किसी को दिमाग में आ गया कि अगर आपके पास न्यूक्लियाई की अगर हम बात करते हैं तो उसमें तो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं, उसमें तो इलेक्ट्रॉन्स हैं ही नहीं, पॉजिट्रॉन भी नहीं है, फिर कहाँ से ये सारे निकले, पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकले, निकले हैं कहाँ से, न्यूक्लियस से ही निकले हैं। तो इसमें थे ही नहीं तो कैसे निकले, तो वो चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि जब न्यूक्लियस जो होता है उसमें ऐसी जो होती है प्रोसेस होती है, न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बनता है, ये कन्वर्जन होता है। न्यूट्रॉन किस चीज़ में कन्वर्ट होता है, प्रोटॉन में। तब क्या होगा, देखिए अगर मुझे इस इक्वेशन को बैलेंस करना है तो न्यूट्रॉन को हम 0 एंड 1 से दिखाते हैं। 0 उसका चार्ज है ना, और प्रोटॉन को हम 1p1 लिख सकते हैं। यहाँ पर इक्वेशन को दोनों साइड बैलेंस करना है तो यहाँ 0 के लिए यहाँ 1 है तो मुझे -1 लिखना पड़ेगा। ये 1 है, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर हम 0 लिखेंगे। तो ये जो पार्टिकल है उसको हम बोलते हैं बीटा माइनस और इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब ये हुआ जब न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बना तब उसके साथ कौन सा पार्टिकल बन गया, बीटा, है ना, दैट इज इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन भी बना और उसके साथ और एक पार्टिकल भी बनता है, उसको हम एंटी न्यूट्रिनो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटी न्यूट्रिनो। ओके, और इसको मैं ऐसे लिखूंगी एंटी न्यूट्रिनो को, वो आप 12th में पढ़ोगे। तो ये एक और पार्टिकल भी बना। ओके, ऐसे ही और एक इक्वेशन लिख सकते हैं, अगर प्रोटॉन से न्यूट्रॉन बनता है तो प्रोटॉन मतलब 1p1, न्यूट्रॉन मीन्स 0 एंड 1,
तो इस इक्वेशन को भी मुझे बैलेंस करना है, यहाँ 1 है यहाँ 0 है, तो 0 + 1 1 हो गया, और यहाँ पर क्या आएगा 0, और इसके साथ जो बना वो पार्टिकल है न्यूट्रिनो। तो ये क्या हुआ, ये जो बना इसको हम बोलते हैं पॉजिट्रॉन, दैट इज बीटा प्लस। तो ये प्रोसेस में हुआ क्या यहाँ पर, जब न्यूट्रॉन से प्रोटॉन जब बनता है तब उसके साथ कौन सा पार्टिकल बन गया, इलेक्ट्रॉन या फिर बीटा और एंटी न्यूट्रिनो, एंड प्रोटॉन से न्यूट्रॉन बना तब क्या बना उसके साथ, पॉजिट्रॉन या फिर बीटा प्लस एंड न्यूट्रिनो। तो यहाँ पर ऐसी प्रोसेस होती है, और ये जो हुआ सब वो उसके पीछे कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। ओके, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जब वीक न्यूक्लियर फोर्स होती है तो उसकी वजह से बीटा का एमिशन होता है, बीटा पार्टिकल। ओके, और यहाँ पर जब बीटा पार्टिकल का एमिशन होता है तो उसके साथ और एक पार्टिकल भी एमिट होता है, एंड दैट इज न्यूट्रिनो। ओके, तो ये भी फोर्स हो गई वीक न्यूक्लियर फोर्स, और ये भी बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस पर ये फोर्स लगती है, और वो फोर्स कहाँ पर लगती है, न्यूक्लियस में ही लगती है, और इसकी जो रेंज होती है वो अप्रोक्सीमेटली 10⁻16 मीटर जितनी ही है। और अगर कंपेयर करते हैं यहाँ पर, तो हमने बताया सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सी है, दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ओके, फिर अगर हम कंपेयर करें सबसे वीक फोर्स, तो दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हम बाकी जो दो फोर्स रह गए कौन सी, वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड सेकेंड इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। उन दोनों में अगर कंपेयर करते हैं तो वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो अगर हम ऐसे सीक्वेंस लिखे तो लिख सकते हैं सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सी फोर्स हो गई, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, उसके बाद कौन सी आएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फिर कौन सी होगी, वीक न्यूक्लियर फोर्स, और सबसे वीक कौन सी होगी, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो ये सारी सीक्वेंस आप याद रख सकते हैं, वो हम MCQ के लिए भी ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी मैंने फोर्सेस के चारों जो फंडामेंटल फोर्सेस थी उनके बारे में बताया। साइंटिस्ट ने ये फंडामेंटल फोर्सेस का जो कॉन्सेप्ट दिया है तो वो चीज़ क्या दिखाता है, दैट इज़ यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन का मतलब क्या हुआ, दुनिया में बहुत सारी फोर्सेस हैं, है ना, तो उन्होंने क्या किया, उनको कंबाइन किया, और ऐसे जो 4 टोटल फोर्सेस हैं तो कुछ फोर्स को इसमें डाला, कुछ को इसमें डाला, ऐसे ही नहीं डाल दिया, लेकिन उसके पीछे कुछ एक्सपेरिमेंट करके, कुछ स्टडी करके फिर उनका यूनिफिकेशन किया है। तो टोटल अब क्या रह गई, टोटल 4 फंडामेंटल फोर्स रह गई कि ये जो चारों फोर्सेस है उसमें ही बाकी सारी जो होती है वो इसमें ही इंक्लूडेड है। अब साइंटिस्ट क्या जो है वो कर रहे हैं, मतलब वो सोच रहे हैं कि और दुनिया में कोई ऐसी कोई फोर्स है कि जिसके अंदर ये चारों समा जाए, है ना, मतलब कि उनको क्या करना है, उसका यूनिफिकेशन। तो यहाँ पर अलग अलग साइंटिस्ट ने बहुत सारी कोशिश की, अलग अलग, जैसे न्यूटन थे, तो न्यूटन ने क्या किया, जो हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल और सेलेस्टियल, तो वहाँ पर जो सारी जो डोमेन्स थी उनको कलेक्ट करके उनको बताया कि ये बिकॉज ऑफ कौन सी फोर्सेस की वजह से, दैट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये जो सारी जो उनकी ऑब्जर्वेशन थी उसको किस चीज़ में डाल दिया उन्होंने, ग्रेविटेशनल फोर्स में। तो ऐसे ही जो थी उनका यूनिफिकेशन किया है उन्होंने, किसने किया ऐसा, न्यूटन ने। फिर और साइंटिस्ट जैसे हमने बताया था ऑस्ट्रेड, है ना, वो डिफ्लेक्शन वाला प्रैक्टिकल, है ना, ऐसा हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। तो ऐसे ऑस्ट्रेड, फेरेडे, ऐसे सारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स होती है उनकी इफ़ेक्ट जो होती है वो हम अलग नहीं कर सकते, इसलिए उनको कंबाइनली हम क्या बोलते हैं, उनको कंबाइन करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोल सकते हैं। तो उन दोनों को उसमें इंक्लूड किया। फिर मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बताया कि जो लाइट है, लाइट तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मतलब कि ये हुआ कि जो ऑप्टिक्स की हम बात करते हैं तो उसको भी उन्होंने किस चीज़ में इंक्लूड कर दिया, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में, है ना। तो ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट थे। फिर आइंस्टाइन भी आए, उन्होंने कोशिश की कि ये जो हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है उन दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसी कोशिश की उन्होंने फाइंड करने की और उनका यूनिफिकेशन करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं पॉसिबल हुआ।
ये चीज़ नहीं हुई। लेकिन अगर और साइंटिस्ट ऐसी कोशिश और भी कर रहे हैं और उसमें इतना हमें पता चला है कि ये जो हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, वो दोनों कोई एक फोर्स है, इलेक्ट्रोवीक इंटरेक्शन या फिर इलेक्ट्रोवीक फोर्स हम उनको बोलते हैं, उसके अंडर में आते हैं। तो ये सारी यूनिफिकेशन की बातें हुई कि जो है वो अलग अलग साइंटिस्ट हैं वो ऐसी कोशिश कर रहे हैं, और जिन्होंने कोशिश की वो ये सारी थी, जैसे न्यूटन, आइंस्टाइन, मैक्सवेल, ये सब ने जो कोशिशें की और उन्होंने यूनिफिकेशन करके ये सारी फोर्सेस को कोई एक फोर्स के अंडर डालने की कोशिश की हुई है। तो ये थी बात यूनिफिकेशन की। और एक बात बता दें हम, दैट इज़ कंजर्वेशन लॉ। कोई भी चीज़ का कंजर्वेशन होना, उसका मतलब क्या होता है कि टाइम के साथ वो चीज़ कभी नहीं बदलती, कांस्टेंट रहती है। सपोज़ आपने पूरा 11th पढ़ा, डे 1 से अगर आपके 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स आते हैं, ओके, ड्यूरिंग द होल ईयर, मतलब पूरे साल आपने वही कांस्टेंट मार्क्स जो है वो कंटिन्यू किए, 50 आउट ऑफ 50, 50 आउट ऑफ 50, तो वहाँ पर क्या हुआ कि टाइम के साथ उसमें कोई चेंज नहीं आया, तो आपके मार्क्स कैसे हैं, कांस्टेंट है। ओके, तो फिजिक्स में जो भी चीज़ होती है, जो भी मतलब हम क्वांटिटी की बात करें, कोई भी क्वांटिटी है, अगर वो टाइम के साथ वेरी नहीं होती, मतलब कि कांस्टेंट रहती है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता, तो उसका कंजर्वेशन हो रहा है, ऐसा हम बोल सकते हैं। धीरे धीरे जब आप 11th और 12th में पढ़ते जाओगे तो बहुत सारे कंजर्वेशन लॉज के बारे में आप पढ़ोगे, लेकिन 4 जो लॉज है वो मेन कंजर्वेशन लॉ है। वन इज़ एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, वो आपको शायद पता ही होगा कि दुनिया में कभी भी एनर्जी, जो टोटल एनर्जी है वो ऑलवेज कैसी रहती है, कांस्टेंट। मतलब कि अगर एक एनर्जी है तो उसमें से दूसरी जो एनर्जी है उसमें कन्वर्जन होता है ना, लेकिन वो कभी भी जो है उसका नाश नहीं होता। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। ओके, सपोज हम बात करें कि एक बल्ब हमने ऑन किया तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी हमने यूज़ की और उसमें से हमें क्या मिलती है, लाइट मिलती है ना, तो वो भी वन टाइप ऑफ एनर्जी ही है। और फिर हीट भी प्रोड्यूस होती है, वो भी एनर्जी है, तो वहाँ पर कंजर्वेशन होता है। ओके, और भी आप बहुत ही सारे लॉज पढ़ने वाले हैं। लीनियर मोमेंटम का भी कंजर्वेशन होता है, एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन, फिर जो चार्जिस है उसका भी कंजर्वेशन लॉ पढ़ने वाले हो। ऐसे बहुत सारे लॉज के बारे में आप और भी ज़्यादा पढ़ने वाले हो। मैं एक सिंपल जो है हमारा एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, उसके लिए मैं कुछ उसमें से मैकेनिकल एनर्जी की अगर हम बात करते हैं, सपोज़ मेरे पास ऐसी कोई एक चीज़ है, सपोज़ मैंने एक बॉल है उसको ऐसे पकड़ के रखा है, ओके, फिर मैं उसको ऐसे छोड़ देती हूँ तो क्या होगा, उसका फ्री फॉल होगा, है ना। उसको अर्थ से ऐसे कुछ h हाइट पर मैंने पकड़ा हुआ है। अगर कोई भी चीज़ को आप ऐसे पकड़ के ऐसे यहाँ पर रखते हो तो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी। किसी भी चीज़ की वेलोसिटी ज़ीरो है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है, हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो है, लेकिन उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, कितनी होगी, mgh, वेर h इज़ हाइट। ओके, तो अर्थ से उसकी हाइट बोल सकते हैं। तो टोटल एनर्जी दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, उसको हम टोटल एनर्जी बोलते हैं। तो यहाँ पर जब था हमारा बॉल तो उसके पास टोटल इतनी एनर्जी थी। अब मैंने उसको छोड़ दिया, उसको हम फ्री फॉल बोलते हैं, और अर्थ की ग्रेविटी के अंडर वो क्या करता है, मोशन करता है। ओके, तो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, जब वो v वेलोसिटी से नीचे गिर रहा है तो उसने कुछ काइनेटिक एनर्जी उसमें प्रोड्यूस हुई, और अगर हम बात करें तो उसकी हाइट कम होती जाएगी यहाँ से, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। तो देखिए यहाँ पर जब था तो काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, ज़ीरो थी, और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी। वो नीचे गिर रहा है तब क्या हो रहा है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है लेकिन काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। लेकिन अगर दोनों का टोटल करते हैं तो वो सेम ही मिलता है। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का एडिशन करो तो वो टोटल सेम ही मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल जो एनर्जी हुई उसका क्या हो गया, कंजर्वेशन। अब किसी को ऐसे लगेगा कि बॉल जब नीचे गिर गई और अगर सरफेस पर वो रेस्ट पर आ गई
तो हाइट 0 है तो उसकी एनर्जी 0 हो गई, और अभी वो मूव भी नहीं कर रही तो उसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाएगी। तो क्या टोटल एनर्जी है उसका कंजर्वेशन हुआ? यस। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जब वो बॉल है वो वहाँ पर गिरती है तब आपको कुछ साउंड भी सुनाई देगी, है ना, और थोड़ी हीट भी वहाँ पर प्रोड्यूस होगी। तो एनर्जी जो है उसका क्या होगा वहाँ पर? कंजर्वेशन, हम ऐसे बोल सकते हैं। ओके, और ये जो सारी जो चीज़ें हैं वो आप 11th में भी ये पूरी चीज़ें पढ़ने वाले हो और इसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो ये कंजर्वेशन के बारे में थी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हमें आइंस्टाइन ने एक फॉर्मूला दी हुई है, वो सब जानते हैं, E = mc², where E is energy, m for mass and c is speed of light in vacuum, और उसकी जो वैल्यू होती है वो हम लेते हैं 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड, ये c की वैल्यू है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो हम लिखते हैं E = mc², तो इसका मतलब क्या हुआ था? इसका मतलब ये है कि मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है और एनर्जी है वो मास में कन्वर्ट हो सकती है। सपोज़ हम बात करें, मैं एक सिंपल एग्जांपल लेती हूँ कि अगर हम कोई प्रोसेस कर रहे हैं और उसमें हमें पता चला कि हमारे पास कोई चीज़ थी जिस पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उसका टोटल मास था 2 किलोग्राम। अब जब प्रोसेस ख़त्म होती है तो उसके बाद अगर हम देखते हैं तो उसका मास हो गया है 1.5 किलोग्राम, 1.5 किलो हो गया। तो बाकी का 500 ग्राम मास कहाँ गया, कौन खा गया? तो आइंस्टाइन ने बताया जितना मास कम हुआ है उसके अकॉर्डिंग, मतलब जितना मास कम होगा उतनी ही एनर्जी जो होगी वो प्रोड्यूस हुई, मतलब कि उसका क्या हो गया? कन्वर्जन। जो मास था वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो गया? एनर्जी में। सपोज हम बहुत ही सिंपल चीज़ लेते हैं कि मास पहले 2 किलोग्राम था, अब 1 किलोग्राम है, तो 1 किलोग्राम जितना मास जो है वो कैसा हो गया? कम हो गया। तो 1 किलोग्राम मास का डिफरेंस हुआ। तो यहाँ पर मास अगर हम 1 किलोग्राम लिखें और c की वैल्यू है 3 × 10⁸, तो इसका अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा जो आंसर है वो आएगा 9 × 10⁻16 जूल। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 किलोग्राम जो जितना अगर मास कम होता है तो उसके वजह से कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी? 9 × 10⁻16 जूल, इतनी एनर्जी वहाँ पर प्रोड्यूस होती है। उल्टा भी हो सकता है कि अगर कोई प्रोसेस में पहले 1 किलोग्राम मास था और अब 2 किलोग्राम हो गया, तो इसका मतलब कहाँ से आया? 1 किलोग्राम मास कहाँ से आया? तो हम बोल सकते हैं कि हमने ये प्रोसेस करने के लिए जब एनर्जी हम देते हैं तो वो एनर्जी मास में कन्वर्ट हो गई। ये मैंने यहाँ पर जो मास है वो बहुत ज़्यादा किलोग्राम में लिया है, लेकिन इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, वो आप 12th में पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा। लेकिन सिर्फ एग्जांपल अभी मैंने दिया कि ऐसे मास से एनर्जी और एनर्जी से मास ये कन्वर्जन होता है। ओके, तो ये एक चीज़ थी और इसका ही हम यूज़ करते हैं। आपने न्यूक्लियर रिएक्टर और उसमें जो प्रोसेस होती हैं सारी वो आपने ऑलरेडी आपको शायद पता होगा, है ना। तो फ्यूज़न एंड फिशन, ऐसी न्यूक्लियर फ्यूज़न एंड न्यूक्लियर फिशन, ये जो सारी जो प्रोसेस होती है उसमें हम एनर्जी जो होते हैं वो उसमें प्रोड्यूस होती है और उसका हम यूज़ करते हैं। ओके, तो वो इसी चीज़ पर डिपेंड करती है। तो ये एक और बात हो गई जो हमें आइंस्टाइन ने बताई थी वो। तो ये सारी जो होती है बातें, इसमें हम और एक चीज़ जोड़ सकते हैं। सपोज़ हम बात करें कि आज अगर कोई आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और उसका आपको कुछ रिज़ल्ट मिला, ऐसा हुआ 1 साल बाद फिर से आपने वही सेम एक्सपेरिमेंट किया और रिज़ल्ट भी सेम ही मिला, तो इसका मतलब ये हुआ टाइम के साथ उसमें कुछ भी चीज़ नहीं बदली, है ना, उसमें सिमेट्री है। तो वो चीज़ क्या दिखाती है कि जो टाइम है वो टाइम कैसा है? होमोजीनियस, मतलब हर एक जगह पर सेम ही है। तो उसकी वजह से ये जो एनर्जी कंजर्वेशन का जो लॉ है वो उसकी वजह से ही मिला है, ऐसा हम सोच सकते हैं। अगर हम और एक बात करें स्पेस की, अगर बात करें तो वो स्पेस के लिए भी हम बोल सकते हैं कि स्पेस जो है वो भी होमोजीनियस है। तो स्पेस होमोजीनियस है, साइंटिस्ट ने ऐसे बताया कि स्पेस होमोजीनियस है और उसकी वजह से ही हमें जो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ है वो मिलता है। और ऐसे ही स्पेस की
आइसोट्रॉपिक, वो आइसोट्रॉपिक है। आइसोट्रॉपिक का मतलब ये होता है कि हर एक एंगल पर सभी जगह पर सेम ही होगा, तो उसका कोई पर्टिकुलर कोई जो है वो डायरेक्शन नहीं होती। तो इसलिए जो है हमें जो एंगुलर मोमेंटम है उसका कंजर्वेशन मिलता है। और ये एक साइंटिस्ट थे डिराक, उन्होंने ऐसा सोचा कि जो क्यू मतलब कि चार्ज का जो कंजर्वेशन होता है उसकी वजह क्या होनी चाहिए, तो शायद जो टाइम है वो आइसोट्रॉपिक है, इस वजह से ये उसका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमें मिलता है। ऐसा सब जो है वो साइंटिस्ट ने हमें बताया है। तो हमारा ये फर्स्ट चैप्टर था जिसमें बहुत सारी बेसिक चीज़ें थी। आपको बहुत सारे वर्ड्स ऐसे भी लगे होंगे जो आपने फर्स्ट टाइम सुने हैं, लेकिन ये धीरे धीरे जैसे जैसे आप फिजिक्स पढ़ते जाओगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आती जाएगी। अब ये हो गया हमारा फर्स्ट चैप्टर, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 2 की बात करेंगे।